नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने जिसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के व्यापार और सत्ता के समीकरण बदलने शुरू कर दिए थे। हाँ बिल्कुल। ये वो समय था जब यूरोपीय शक्तियां और उनमें भी सबसे पहले पुर्तगाली भारत के समुद्री रास्ते से यहाँ पहुंचे। हाँ, ये एक बहुत ही अहम घटना थी और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे हमारे स्रोत एचडी एजुकेशन के स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित वीडियो के जरिए। जी, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी कि पुर्तगाली इतने शिद्दत से भारत पहुंचे और फिर उन्होंने यहाँ अपनी ताकत कैसे जमाई। हाँ, और जैसा स्रोत में बताया गया है, हम सीधे यूनिट 2 से शुरू कर रहे हैं, यूरोपीय लोगों का आगमन और भारत में ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस आगमन ने भारत के भविष्य की नींव कैसे रखी। क्या ये सिर्फ मसालों की तलाश थी या कहानी कुछ और गहरी है? कहानी काफी गहरी है, सिर्फ मसाले नहीं थे। चलिए पहले वो माहौल समझते हैं जिसने पुर्तगालियों को इतने लंबे और खतरनाक सफर पर भेजा। देखिए 7वीं सदी के आसपास रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था और यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार के पुराने रास्ते थे, जमीन वाले रास्ते। हाँ, जमीन के रास्ते और वो लाल सागर मिस्र से होकर जाने वाले समुद्री रास्ते भी, उन पर मतलब अरब व्यापारियों का एक तरह से कब्जा हो गया था। अच्छा, यानी यूरोप तक जो भी भारतीय माल पहुंचता था, जैसे मसाले, कपड़े, वो सब अरब बिचौलियों से होकर आता था। बिल्कुल, और हर बिचौलिए के हाथ से गुजर कर दाम जाहिर है काफी बढ़ जाते थे। और यूरोप के बाजारों में इन चीजों की मांग बहुत जबरदस्त थी, खासकर मसाले। वो खाने में तो इस्तेमाल होते ही थे, दवाइयों में, चीजों को प्रिजर्व करने के लिए भी। हाँ। वेनिस और जिनोआ जैसे जो इटली के शहर थे, वो इन अरब व्यापारियों से माल खरीदते और यूरोप में बेचकर खूब मुनाफा कमाते थे। लेकिन जो बाकी यूरोप था, खासकर अटलांटिक तट वाले देश, पुर्तगाल, स्पेन, वो इस मुनाफे से बाहर थे। अच्छा। तो वो चाहते थे कि कोई सीधा रास्ता मिले जिससे ये अरब और इतालवी बिचौलिए हट जाएं। तो मतलब सीधी सीधी आर्थिक वजह थी, सस्ता माल, ज्यादा मुनाफा। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही कारण था? आपने माहौल की बात की थी शुरू में। नहीं, सिर्फ पैसा नहीं था। यूरोप में उस समय पुनर्जागरण मतलब रेनेसा का दौर था। एक नई सोच आ रही थी लोगों में। हर चीज पर सवाल उठाना, पुरानी बातों को चुनौती देना, दुनिया को जानना, खोजना। विज्ञान और तकनीक में भी तरक्की हो रही थी, जैसे बेहतर जहाज बन रहे थे, कंपास का इस्तेमाल बढ़ रहा था। हाँ, नेविगेशन बेहतर हो रहा था। बिल्कुल। इस पूरे माहौल ने लंबी समुद्री यात्राओं को एक तरह से संभव बनाया। और इसमें पुर्तगाल इतना आगे क्यों था? मतलब स्पेन भी तो था। पुर्तगाल की भूमिका इसमें खास थी। वहां के शासक, खासकर प्रिंस हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर कहते हैं, हालांकि वो खुद लंबी यात्राओं पर नहीं गए थे। हाँ, सुना है। उन्होंने समुद्री खोजों को बहुत बढ़ावा दिया, पैसा लगाया, नाविकों को ट्रेनिंग दी, जहाज बनवाए। अच्छा। और इसके पीछे एक धार्मिक और राजनीतिक कारण भी था। यूरोप में ईसाई जगत और इस्लाम के बीच सदियों पुराना एक संघर्ष चल रहा था। तो पुर्तगालियों का एक मकसद ये भी था कि मुस्लिम नियंत्रित व्यापार मार्गों को बाईपास किया जाए और दुनिया के नए हिस्सों में ईसाई धर्म फैलाया जाए। ओह अच्छा। स्रोत में पोप निकोलस पंचम का भी जिक्र है। उन्होंने 1454 में पुर्तगाली राजा को एक आदेश दिया था, एक तरह का अधिकार, कि वो दूर देशों की खोज करें, गैर ईसाइयों को अपने अधीन करें, व्यापार करें। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं था, इसमें धर्म, राजनीति, खोज सब कुछ मिला हुआ था। हाँ, ये एक मिलीजुली महत्वाकांक्षा थी। ये कोई सिर्फ कुछ व्यापारियों की कोशिश नहीं थी, ये राज्य का समर्थन प्राप्त मिशन था। सही का। तो अब बात आती है रास्ता खोजने की। ये कोशिशें कैसी आगे बढ़ी? स्पेन और पुर्तगाल में होड़ तो थी ही। हाँ, होड़ जबरदस्त थी। स्पेन पश्चिम की तरफ गया, जहां कोलंबस ने खैर अमेरिका खोज निकाला, जोदियो वो से भारत समझता रहा। हाँ। पुर्तगाल ने फोकस किया अफ्रीका का चक्कर लगाकर पूर्व की ओर रास्ता खोजने पर। और इसी होड़ को कंट्रोल करने के लिए 1494 में पोप की मदद से स्पेन और पुर्तगाल के बीच टोरडेसिलिस की संधि हुई। हाँ, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलिस। जी, उसमें अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा खींची गई। कहा गया कि इसके पश्चिम की गैर ईसाई दुनिया पर स्पेन का अधिकार होगा और पूरब की दुनिया पर पुर्तगाल का। अच्छा, तो दुनिया ही बांट ली एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और क्योंकि भारत पूरब में था,
तो संधि के हिसाब से भारत का रास्ता खोजने का काम पुर्तगाल के हिस्से आया। और पुर्तगाली कोशिशें कहाँ तक पहुंची थीं संधि से पहले? संधि से पहले ही 1487 में एक पुर्तगाली नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज। वो अफ्रीका के दक्षिणी कोने तक पहुंच गया था। बहुत तूफानों का सामना करना पड़ा उसे, तो वो लौट आया। उसने उस जगह का नाम रखा केप ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों का अंतरीप। हाँ। बाद में पुर्तगाली राजा ने नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया, मतलब आशा अंतरीप, क्योंकि अब उम्मीद जगी थी कि यहाँ से आगे भारत का रास्ता मिल सकता है। और फिर ठीक 10 साल बाद वास्को डी गामा ने ये उम्मीद पूरी कर दी। बिल्कुल। 1497 में वास्को डी गामा 4 जहाज़ों का बेड़ा लेकर लिस्बन से निकला। उसने दियास के अनुभव का फायदा उठाया, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और हिंद महासागर में आ गया। ये यात्रा तो बहुत लंबी और मुश्किल रही होगी। हाँ, बहुत। करीब 11 महीने लगे। रास्ते में अफ्रीका के पूर्वी तट पर उसे स्थानीय शासकों और अरब व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ा। और वो आखिर भारत पहुंचा कैसे? सुना है किसी ने मदद की थी? हाँ, कहा जाता है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर मालिंदी नाम की जगह पर उसे एक अनुभवी गुजराती नाविक मिला, अब्दुल मजीद। अच्छा, भारतीय। हाँ, गुजराती। हिंद महासागर की हवाओं और रास्तों का जानकार था। उसकी मदद से वास्को डी गामा का बेड़ा मई 1498 में भारत के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट, आज का कोझिकोड। हाँ जी, केरल में। जी। और ये तारीख, इसने इतिहास बदल दिया। यूरोप से भारत तक सीधा समुद्री मार्ग खुल गया था। सदियों पुराना जो व्यापारिक सिस्टम था, उसे सीधी चुनौती मिल गई थी। तो जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, स्वागत कैसा हुआ उसका? क्या वहां के राजा ज़ैमोरिन को अंदाजा था कि ये कौन लोग हैं? कालीकट के जो स्थानीय हिंदू शासक थे ज़ैमोरिन, ये उनकी वंशानुगत उपाधि थी। उन्होंने वास्को डे गामा का पारंपरिक स्वागत किया। ज़ैमोरिन शायद इसे एक और व्यापारिक मौके की तरह देख रहे थे। कालीकट उस समय मसालों के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। चीन, अरब, अफ्रीका, सब जगह के व्यापारी वहां आते थे। तो ज़ैमोरिन को लगा होगा कि चलो नए व्यापारी आए हैं, राज्य का व्यापार बढ़ेगा। लेकिन वहां जो पहले से अरब व्यापारी थे, उन्हें कैसा लगा? वो बिल्कुल खुश नहीं थे। जाहिर है, अरब व्यापारी सदियों से हिंद महासागर के व्यापार पर छाए हुए थे। हाँ। कालीकट में उनका बहुत प्रभाव था। हाँ, उनका तो एकाधिकार रहा होगा एक तरह से। हाँ, उन्होंने पुर्तगालियों को तुरंत अपने लिए खतरा समझा। उन्हें पता चल गया कि ये नए लोग सिर्फ मुनाफा बांटने नहीं आए हैं, ये शायद उन्हें बाहर करने आए हैं। तो उन्होंने ज़ैमोरिन को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काया, उनके व्यापार में अड़चनें डाली। ये तो क्लासिक ट्रेड राइवलरी लग रही है। लेकिन आपने कहा था कि पुर्तगालियों का इरादा कुछ अलग था। हाँ, यहाँ एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। हिंद महासागर में तब तक जो व्यापार होता था, उसमें अलग अलग व्यापारी समुदाय थे। अरब, गुजराती, तमिल, मलय, चीनी। वो एक तरह के आपसी तालमेल और कंपटीशन के साथ काम करते थे। कोई एक ताकत पूरे समुद्र पर हावी नहीं थी। अच्छा। लेकिन पुर्तगाली एक अलग सोच से आए थे। उनका लक्ष्य था हिंद महासागर के पूरे मसाला व्यापार पर अपना एकाधिकार, मतलब मोनोपोली कायम करना। सिर्फ अपना राज। हाँ, और इसके लिए वो ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार थे। वो सह अस्तित्व, मतलब कोएग्जिस्टेंस में यकीन नहीं रखते थे। वो वर्चस्व, डोमिनेंस चाहते थे। तो वास्को डी गामा ने इस विरोध का सामना कैसे किया? वास्को डी गामा करीब 3 महीने कालीकट में रुका। उसे अरब व्यापारियों की खुली दुश्मनी झेलनी पड़ी। ज़ैमोरिन ने भी उसे वो सुविधाएं नहीं दी जिनकी उसे उम्मीद थी, शायद अरबों के दबाव में। फिर भी वो जैसे तैसे अपने जहाज़ों में कीमती मसाले और दूसरा सामान लाद कर अगस्त 1498 में पुर्तगाल लौट गया। और जब वो वापस पुर्तगाल पहुंचा होगा, तब क्या हुआ? जब वो वापस पहुंचा तो यात्रा का सारा खर्चा निकालने के बाद भी जो माल वो लाया था, उस पर स्रोत के हिसाब से करीब 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना? बाप रे। हाँ, ये मुनाफा इतना जबरदस्त था कि इसने पुर्तगाल में तहलका मचा दिया। अब हर कोई भारत जाना चाहता था। इस एक यात्रा ने साबित कर दिया कि समुद्री रास्ते से सीधे व्यापार में कितनी दौलत है। फिर तो पुर्तगाली राज्य ने पूरी ताकत लगा दी होगी इस रास्ते पर। बिल्कुल। इसी सफलता से उत्साहित होकर पुर्तगाली राजा ने 1500 में ही एक और बड़ा बेड़ा भारत भेजा। इस बार पेड्रो अल्वारेस कब्राल के नेतृत्व में। कब्राल? हाँ, कब्राल 13 जहाज़ों और करीब 1200 सैनिकों के साथ आया था। उसका मिशन सिर्फ व्यापार करना नहीं था, उसे कालीकट में एक फैक्ट्री स्थापित करनी थी। फैक्ट्री मतलब कोई कारखाना? नहीं,
उस समय फैक्ट्री का मतलब होता था एक किलेबंद व्यापारिक चौकी या गोदाम, मतलब एक फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट जहां पुर्तगाली अपना माल सुरक्षित रख सकें, व्यापार कर सकें। अच्छा, तो क्या कैब्राल ये फैक्ट्री बना पाया? ज़मोरिन और अरब व्यापारियों ने क्या किया? कैब्राल ने शुरू में ज़मोरिन से बात करके फैक्ट्री बनाने की इजाजत तो ले ली, लेकिन अरब व्यापारियों का विरोध रुका नहीं। जल्द ही पुर्तगालियों और स्थानीय लोगों, जिनमें अरब व्यापारी भी थे, झगड़ा बढ़ गया और भीड़ ने पुर्तगाली फैक्ट्री पर हमला कर दिया। कई पुर्तगाली मारे गए उसमें। ओहो, तो कैब्राल ने क्या किया? शान पर हमला माना। बदला लेने के लिए उसने कई स्थानीय जहाजों को पकड़ा, माल लूटा और करीब 600 लोगों को, जिनमें कई अरब व्यापारी थे, बेरहमी से मार डाला। 600 लोग? हाँ, और इतना ही नहीं, उसने कालीकट शहर पर अपने जहाजों से बमबारी भी की। अरे बाप रे, ये तो मतलब व्यापार के नाम पर खुली गुंडागर्दी थी। बिल्कुल, ये पुर्तगाली नौसैनिक ताकत और उनकी बर्बरता का खुला प्रदर्शन था। मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि खौफ पैदा करना था। ज़मोरिन ये देखकर हैरान रह गया। उसे शायद ऐसी हिंसा की उम्मीद नहीं थी। ये तो सीधे सीधे राज्य प्रायोजित आतंक जैसा लग रहा है। हाँ, ये पुर्तगालियों की नीति का हिस्सा बन गया था, डर और ताकत के दम पर अपना दबदबा बनाना। कालीकट में ज़मोरिन से रिश्ते खराब हो गए तो कैब्राल दक्षिण में कोचीन और कन्नानौर गया। अच्छा। ये दोनों राज्य कालीकट के दुश्मन थे। कैब्राल ने इस दुश्मनी का फायदा उठाया, कोचीन और कन्नानौर के राजाओं से संधियां की और वहां अपनी फैक्ट्रियां बनाई। ये फूट डालो और राज करो की शुरुआत थी। और वास्को डी गामा, क्या वो दोबारा आया? हाँ, वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया। इस बार और भी ज्यादा ताकत और गुस्से के साथ। अच्छा। उसने ज़मोरिन पर दबाव डाला कि वो सभी अरब व्यापारियों को कालीकट से निकाल दे। ज़मोरिन ने मना कर दिया तो वास्को डी गामा ने कालीकट पर फिर हमला किया। बाप रे। बहुत क्रूरता दिखाई। और इसी समय के आसपास पुर्तगालियों ने कोचीन, कन्नानौर जैसी जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। उन्हें किलों में बदलना शुरू कर दिया। अच्छा, फोर्ट्स बनाने लगे। जी, ये साफ इशारा था कि वो उससे व्यापारी नहीं है, वो यहाँ एक मिलिट्री पावर के तौर पर जमने आए हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे रास्ता खोजा, व्यापार शुरू किया और फिर हिंसा और कूटनीति से अपनी पकड़ बनानी शुरू की। लेकिन इसे एक सिस्टमैटिक रूप कैसे दिया? क्या लिस्बन से कोई प्रशासन बनाया गया? बिल्कुल सही सवाल। जैसे जैसे भारत में पुर्तगाली हित बढ़े, पुर्तगाली राजा को लगा कि अब एक स्थायी और सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था चाहिए। तो इसी के तहत 1505 में फ्रांसिस्को डी एल्मेडा को 3 साल के लिए भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया। उसे काफी सैन्य और नौसैनिक शक्ति भी दी गई। अल्मेडा, पहला गवर्नर, उसका मुख्य काम क्या था? क्या लक्ष्य दिए गए थे उसे? अल्मेडा का मिशन साफ था, भारत में पुर्तगाली शक्ति को मजबूत करना, अरब व्यापार को पूरी तरह खत्म करना और हिंद महासागर के जो मुख्य व्यापारिक रास्ते हैं उन पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना। अच्छा। इसके लिए उसे अदिन, होर्मुज और मलक्का जैसे स्ट्रेटेजिक बंदरगाहों पर कब्जा करने या उन्हें कंट्रोल करने का आदेश था। साथ ही भारत के पश्चिमी तट पर अंजेदिवा, कोचीन, कन्नानौर और अफ्रीका में खिलवा में किले बनाने का काम सौंपा गया। तो अल्मेडा की रणनीति क्या थी? क्या वो भारत में जमीन पर कब्जा करना चाहता था? नहीं, अल्मेडा की सोच थोड़ी अलग थी। उसकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति? हाँ, उसका मानना था कि पुर्तगालियों की असली ताकत उनकी नेवी है, तो उन्हें जमीन पर बड़े इलाके जीतने के बजाय हिंद महासागर पर अपना दबदबा कायम करना चाहिए। अगर समुद्र पर कब्जा होगा तो भारत का व्यापार अपने आप उनके कंट्रोल में आ जाएगा। वो समुद्र का स्वामी बनना चाहता था, जमीन का नहीं। लेकिन क्या ये इतना आसान रहा? कोई चुनौती नहीं मिली उसे? चुनौती मिली, और बड़ी चुनौती मिली। पुर्तगालियों की बढ़ती ताकत से मिस्र के मामलुक सुल्तान बहुत नाराज थे, क्योंकि उनका रेवेन्यू इसी व्यापार से आता था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने गुजरात के सुल्तान और कालीकट के ज़मोरिन के साथ मिलकर एक संयुक्त नौसैनिक बेड़ा बनाया। अच्छा। गठबंधन। जी। और 1507-8 में चौल नाम की जगह पर मुंबई के पास एक लड़ाई हुई। उसमें इस संयुक्त बेड़े ने पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। ओहो। और इस लड़ाई में गवर्नर अल्मेडा का बेटा लोरेंजो मारा गया। ओहो, ये तो पुर्तगालियों के लिए बड़ा झटका था और अल्मेडा के लिए व्यक्तिगत रूप से भी। हाँ, ये हिंद महासागर में पुर्तगालियों की पहली बड़ी हार थी। लेकिन अल्मेडा रुका नहीं।
उसने अगले ही साल 1509 में एक और बड़ा और शक्तिशाली बेड़ा जमा किया और दीव के पास इस संयुक्त बेड़े पर हमला कर दिया। और इस बार पुर्तगालियों की जबरदस्त जीत हुई। उन्होंने दुश्मन के बेड़े को लगभग खत्म कर दिया। इस जीत ने हिंद महासागर में अगले कई दशकों के लिए पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित कर दिया और अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी कामयाब साबित हुई। अल्मेडा ने नौसैनिक वर्चस्व तो स्थापित कर दिया, लेकिन स्रोत कहता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक अल्बुकर्क था। तो अल्मेडा के बाद क्या हुआ? हाँ, अल्मेडा के बाद 1509 में अफोंसो डी अल्बुकर्क अगला गवर्नर बना और 1515 तक रहा। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने अल्मेडा की नीति से एक कदम आगे बढ़कर काम किया। उसने क्या अलग किया? अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी से कैसे अलग थी उसकी सोच? अल्बुकर्क ये मानता था कि सिर्फ नौसेना से काम नहीं चलेगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता को स्थायी बनाना है तो जमीन पर मजबूत अड्डे मतलब बेसिस बनाने होंगे, जहां से सेना और प्रशासन चल सके। अच्छा, जमीनी कब्जा भी जरूरी था। जी, इसलिए उसने सिर्फ समुद्र पर नहीं बल्कि जमीन पर भी स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर कब्जा करने की नीति अपनाई। और इस नीति के तहत उसने क्या बड़े कदम उठाए? अल्बुकर्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम था 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लेना। गोवा, हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। गोवा उस समय एक अच्छा बंदरगाह था और उसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक थी। अल्बुकर्क ने गोवा को भारत में पुर्तगाली शक्ति का हेडक्वार्टर बनाया और उसे एक मजबूत किलेबंद शहर बना दिया। और गोवा फिर सदियों तक पुर्तगालियों के पास रहा? जी, 450 साल तक। इसके अलावा अल्बुकर्क ने हिंद महासागर के एंट्री पॉइंट्स पर भी कब्जा किया। 1511 में मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर हरमोज पर। गोवा, मलक्का, हॉर्मुज, इन तीनों पर कंट्रोल करके तो उसने पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली पकड़ मजबूत कर दी होगी। बिल्कुल, शिकंजा कस दिया एक तरह से। क्या अल्बुकर्क ने सिर्फ सैन्य और रणनीतिक काम ही किए या कुछ और भी? उसने कुछ सामाजिक और प्रशासनिक कदम भी उठाए जिनका मकसद पुर्तगाली प्रभाव को गहरा करना था। जैसे उसने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगा दी। ऐसा करने वाला वो पहला यूरोपियन था। अच्छा। हाँ, उसने पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि एक मिक्स्ड आबादी तैयार हो जो पुर्तगाली राज के प्रति वफादार रहे। ये तो काफी दूर की सोच थी। हाँ, उसने कुछ सड़कों का निर्माण करवाया, सिंचाई व्यवस्था सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि मुसलमानों के प्रति उसका रवैया बहुत कठोर और क्रूर था। उसने मस्जिदें तोड़वाईं, मुसलमानों का दमन किया। तो उसके कदमों में सामाजिक सुधार भी थे, तो धार्मिक असहिष्णुता और रणनीतिक चालें भी थीं। मतलब ये कदम भी असल में रणनीतिक ही थे, पुर्तगाली पकड़ मजबूत करने के लिए। हाँ, काफी हद तक। तो गोवा, मलक्का, हॉर्मुज पर कब्जा, पुर्तगाली अब हिंद महासागर की एक बड़ी ताकत बन चुके थे। क्या उनका विस्तार यहीं रुक गया या भारत के दूसरे हिस्सों में भी कोशिशें की? कोशिशें तो जारी रहीं। गोवा के आसपास के तटीय इलाकों पर उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाया। स्रोत में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ उनके रिश्तों का जिक्र आता है। हाँ, बहादुर शाह। 1530 के दशक में जब बहादुर शाह का मुगल बादशाह हुमायूं से झगड़ा चल रहा था तो उसने पुर्तगालियों से मदद मांगी। अच्छा। इस मदद के बदले 1534 में उसने पुर्तगालियों को बसीन का द्वीप मतलब आज का वसई, मुंबई के पास और उसके आसपास के इलाके दे दिए। ये पुर्तगालियों के लिए बड़ी जीत थी। लेकिन ये दोस्ती क्या बनी रही? नहीं, ज्यादा दिन नहीं। पुर्तगाली दीव के द्वीप पर भी कब्जा करना चाहते थे। वो गुजरात का एक जरूरी बंदरगाह था। बहादुर शाह इसके लिए तैयार नहीं था। रिश्ते बिगड़ गए। और 1537 में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को बातचीत के बहाने अपने जहाज पर बुलाया और वहीं धोखे से उसकी हत्या कर दी। क्या? धोखे से मार दिया? जी, ये घटना दिखाती है कि पुर्तगाली कितने अवसरवादी थे और अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसके बाद काफी लड़ाई झगड़े के बाद उन्होंने दीव पर भी कब्जा कर लिया। तो इस तरह पश्चिमी तट पर गोवा, दमन, दीव, बसीन, कई महत्वपूर्ण ठिकाने उनके हाथ आ गए। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक सवाल आता है मन में, आखिर ये मुट्ठी भर पुर्तगाली शुरुआत में इतने सफल कैसे हो गए? भारत की उस समय की ताकतें उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाई ठीक से?
इसके कई कारण थे जिनका जिक्र स्रोत में भी आता है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था भारत की राजनीतिक स्थिति। मतलब उस समय भारत में कोई एक मजबूत सेंट्रल पावर नहीं थी। उत्तर भारत में लोधी सल्तनत कमजोर थी, मुगल अभी जमी रहे थे। दक्षिण में शक्तिशाली बहमनी सल्तनत टूट चुकी थी 5 छोटी सल्तनतों में। बीजापुर, गोलकुंडा, जी, अहमदनगर, बीदर, बरार, और ये सब आपस में ही लड़ती रहती थी। विजयनगर साम्राज्य था, लेकिन उसका ध्यान भी मुख्य रूप से जमीन और दक्षिण भारत पर था। इस राजनीतिक बिखराव का पुर्तगालियों ने पूरा फायदा उठाया। और नेवी का कितना बड़ा रोल था? बहुत बड़ा। ये दूसरा सबसे अहम कारण था। किसी भी भारतीय शासक के पास, चाहे गुजरात का सुल्तान हो, जमोरिन हो या विजयनगर, किसी के पास भी पुर्तगालियों जैसी ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड और आधुनिक हथियारों वाली नौसेना नहीं थी। पुर्तगालियों के जहाज बेहतर थे, और सबसे बड़ा फर्क था उनके जहाजों पर लगी तोपें। तोपें? वो समुद्र से ही दुश्मन के जहाजों या तटों पर हमला कर सकते थे। इसका कोई जवाब भारतीय शक्तियों के पास नहीं था। उनकी नेवल टैक्टिक्स, डिसिप्लिन, कमांड स्ट्रक्चर सब बेहतर था। और अरब व्यापारियों का क्या हुआ? वो तो पुराने खिलाड़ी थे समुद्र के। अरब व्यापारी मुख्य रूप से व्यापारी थे, वो लड़ाके नहीं थे उस तरह से। उनके जहाजों पर हथियार होते थे, पर वो एक संगठित नौसैनिक बल की तरह नहीं लड़ सकते थे। अच्छा। उनका संगठन ढीला था, जबकि पुर्तगाली एक राज्य की मिलिट्री पावर के तौर पर आए थे। उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, साम्राज्य बनाना था। वो ज्यादा आक्रामक थे, ऑर्गेनाइज्ड थे और क्रूर भी। क्या कोई और भारी कारण भी था? हाँ, एक और बात है। 15वीं सदी की शुरुआत में चीन के एडमिरल झेंग हे ने हिंद महासागर में बड़े नौसैनिक अभियान किए थे, लेकिन 1433 के बाद चीन ने ये अभियान बंद कर दिए थे। हाँ, सुना है इसके बारे में। अगर चीन की नेवी उस समय हिंद महासागर में एक्टिव होती, तो शायद पुर्तगालियों के लिए राह इतनी आसान न होती। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की राजनीतिक कमजोरी, नौसैनिक पछड़ापन, पुर्तगाली तकनीकी बढ़त और उनका संगठित प्रयास और किसी बड़ी एशियाई समुद्री शक्ति का न होना, इन सब ने मिलकर पुर्तगालियों की शुरुआती सफलता की कहानी लिखी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो पुर्तगालियों का आना सिर्फ कुछ यूरोपियन व्यापारियों का भारत पहुंचना भर नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक युगांतरकारी घटना थी। इसने पहली बार यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री संपर्क बनाया। इसने सदियों से चले आ रहे हिंद महासागर के व्यापार के ताने बाने को उलट-पुलट कर दिया और उसमें हिंसा और एकाधिकार की एक नई प्रवृत्ति शुरू की। पुर्तगालियों ने नौसैनिक शक्ति के दम पर व्यापार को कंट्रोल करने का एक मॉडल पेश किया, जिसे बाद में दूसरों ने भी अपनाया। हाँ, जिसे बाद में डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब ने अपनाया और आगे बढ़ाया। ये भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक युग की असल शुरुआत थी, भले ही पुर्तगाली खुद यहाँ कोई बहुत बड़ा साम्राज्य न बना पाए हों। हाँ, उन्होंने एक तरह से रास्ता दिखा दिया कि समुद्र पर कंट्रोल करके भारत की दौलत तक कैसे पहुंचना है और यहाँ की राजनीति को कैसे प्रभावित करना है। उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी और फिर अल्बुकर्क की जमीनी अड्डे बनाने की नीति, ये दोनों ही बाद की यूरोपीय शक्तियों की रणनीतियों का बेस बनी। निश्चित रूप से। और उन्होंने व्यापार के साथ साथ धर्म परिवर्तन और सांस्कृतिक प्रभाव डालने की भी कोशिश की, जिसके निशान आज भी गोवा और दूसरी जगहों पर दिखते हैं। चलिए इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। उन्होंने रास्ता खोजा, नेवी में बढ़त हासिल की, जरूरी ठिकानों पर कब्जा भी किया, लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है कि वो भारत में अपना दबदबा लंबे समय तक कायम नहीं रख पाए और अंततः अंग्रेजों जैसी दूसरी यूरोपीय शक्तियों से पिछड़ गए। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से आंतरिक कारण थे, जैसे उनकी अपनी नीतियां, संसाधन, भ्रष्टाचार, और कौन से बाहरी कारक थे, जैसे दूसरी यूरोपीय शक्तियों का आना, मराठों का उदय, जिन्होंने पुर्तगालियों की शुरुआती बढ़त को रोक दिया और उनके पतन में भूमिका निभाई। इस पर जरूर सोचिएगा।